नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफ़ी। और राजस्थान की ज्योग्राफ़ी में पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, वो था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान में अपवाह तंत्र। क्लियर दोस्तों? शुरुआत करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं अपवाह तंत्र में क्या आता है। तो आप क्या कहोगे? भूतल पर उपलब्ध जो भी जल के स्रोत होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन जल स्रोतों में क्या क्या आती हैं? जैसे नदियाँ, झीलें या तालाब, जोहड़ जो भी हैं। इसके अलावा हिमनद, इसके अलावा तटीय क्षेत्र। क्लियर? ये सब अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जो अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? राजस्थान का। जब राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात आती है तो हम तटीय क्षेत्र को नहीं पढ़ते, क्योंकि राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट है, स्थल भाग से घिरा हुआ राज्य है। राजस्थान किसी तरह की कोई तटीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। नंबर 2, जब मैं बात करूँ आपसे हिमनद, राजस्थान में कोई ऐसे ऊंचे पर्वत या ऐसी जगह नहीं पाई जाती जहाँ पर बर्फ़ का जमाव हो। तो अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से नदियाँ और झीलें। तो आपको एक बात क्लियर हो गई है कि हम राजस्थान के अपवाह तंत्र में क्या पढ़ने वाले हैं? नदियाँ, झीलें और झरने वगैरह जो भी है वो। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे राजस्थान का नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र। क्लियर? अब सुनो, एक मानचित्र, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर इंडिया। बोलो हाँ या ना? हैव यू सीन इंडिया? क्लियर? ये है हमारा भारत, और हमारे भारत में ये है हमारा राजस्थान, जिसे हम निराला राजस्थान कहते हैं। क्लियर दोस्तों? ये भारत का नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। भारत के इधर ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। अब देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान के लगभग बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है, और ये पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तरी भारत या राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता। तो यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अपन राजस्थान के बारे में बात करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। क्लियर? ये दो भाग कौन से हैं? ये अरावली का पूर्वी भाग है। तो अरावली के पूर्वी ढालों से या अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली जो भी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो एक तो नदियां हो गई हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। दूसरा देखो दोस्तों, अरावली के दक्षिणी ढालों से और अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर में। नंबर 2 पे मैं बात करूँ
तो आप क्या कहोगे, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। क्लियर। तो हमने दो भागों में बांट दिया, लेकिन दो भागों में बांटने का काम किसने किया, अरावली पर्वत श्रृंखला ने। क्लियर। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से ध्यान से सुनना, अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को, नदी अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, दूसरा अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, और जो तीसरा भाग है वो है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां, यानी कि वे नदियां जो अपना जल किसी सागर महासागर में ना ले जाकर या तो बहते हुए राजस्थान के धौरों में विलुप्त हो जाती हैं या फिर किसी झील में जाकर गिर जाती हैं, उन नदियों को कहते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। क्लियर। वैसे दोस्तों ध्यान रखना एक बात और, ये एक पर्वत श्रृंखला और है भारत की, और ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। जिस तरह से राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटने का काम अरावली पर्वत श्रृंखला करता है, उसी तरह से भारत के नदी अपवाह तंत्र को उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां, इस विंध्याचल की इधर ये दक्षिण भारत, या इसे अपन कह देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब होता है भूमि का वो भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो दक्षिण भारत की नदियां और उत्तरी भारत की नदियां, इस तरह से भारत की नदियों को 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है, विंध्याचल पर्वत। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना भारत है, भारत में जो कुल सतही जल है, ध्यान से सुनना, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% भाग है। क्लियर। जबकि हमारा जो राजस्थान है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि इतना बड़ा विशाल भूभाग होने के बावजूद भी हमारे पास भारत के कुल सतही जल का 1.16% भाग है। अर्थात सतही जल के मामले में राजस्थान बड़ा ही निर्धन राज्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। क्लियर। और यहाँ की जलवायु। क्लियर। क्योंकि बहुत बड़ा, लगभग 60% से ज़्यादा भाग तो हमारा मरुस्थलीय है, रेतीला शुष्क मरुस्थल है, और हमारे राजस्थान का में अधिकांश समय शुष्कता रहती है, यानी कि जलवायु शुष्क है, इसलिए यहाँ वर्षा का अभाव रहता है। नित्यवाही नदियाँ हैं, उनका भी अभाव है। इस कारण से राजस्थान में सतही जल है उसकी मात्रा बहुत कम है, विशाल क्षेत्रफल होने के बावजूद भी। तो ये बातें आपने समझ ली होंगी। अब सुनो, आज की जो क्लास है उसमें हम राजस्थान के ये जो 3 बड़े नदी अपवाह क्षेत्र देखे हैं, इनकी प्रमुख नदियां देखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, और कम से कम दिमाग में कुछ समय के लिए उन नदियों के नाम रखते हैं। फिर वहाँ से एक एक को उठाकर हम डायग्रामेटिकल तरीके से इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, आपने देखा राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को आपने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में।
ठीक है। अब यदि हम राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को राजस्थान के संदर्भ में 100% मान के चलते हैं तो हम देखेंगे अभी आगे कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में कितना प्रतिशत जल आता है या कौन से अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र की। क्लियर। देखिए दोस्तों, 3 भागों में बांटते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। एक तो कौन सी, यदि नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। नंबर 2 पे आपसे बात करते हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। और नंबर 3 पे हम आपसे बात करते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। इस तरह से राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अब देखो, राजस्थान के कुल नदी अपवाह तंत्र का 22 से 24% भाग है वो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। और राजस्थान के कुल नदी अपवाह तंत्र का 16 से 18% भाग है वो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। और राजस्थान के कुल नदी अपवाह तंत्र का लगभग 60% भाग है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब सुनो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नदी अपवाह तंत्र है वो है चंबल नदी बेसिन। क्लियर। कौन सा है? चंबल नदी बेसिन। अब देखो, ध्यान से सुनना, एक नाम देख रहे हैं। आज यदि थोड़े थोड़े दिमाग में हमारे नाम घूमना शुरू हो जाएंगे तो नेक्स्ट जब हम एक एक नदी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ बातें हमने पहले भी सुनी थी। तो जो विद्यार्थी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो उनको ये बातें बहुत ईजी समझ में आ जाएंगी। अब देखो, चंबल की कुछ सहायक नदियाँ देखते हैं अपन। काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। इसी तरह से काली सिंध की भी कुछ यहाँ महत्वपूर्ण नदियों की बात कर रहे हैं, फिर जब नदियाँ पढ़ेंगे तो और छोटी छोटी नदियाँ भी निकाल देंगे। काली सिंध की भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आहू है, चंद्रभागा है और परवन नदी है। क्लियर। ये 3 काली सिंध की है। यहाँ से एक आहू की भी महत्वपूर्ण नदी है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और एक चंद्रभागा की भी महत्वपूर्ण नदी है। आहू की है पीपलाद नदी और इसकी परवन की है निवाज नदी। तो आपने चंबल नदी बेसिन में सबसे पहले कौन सी नदी देखी? चंबल नदी। चंबल की 3 सहायक नदियाँ देखी, आहू, चंद्रभागा, परवन। फिर आहू की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है पीपलाज और परवन की एक है निवाज। ठीक है। उसके बाद देखो, आपने देखा दूसरी नदी चंबल की सहायक नदी पार्वती नदी। चंबल की एक और सहायक नदी देखी कुनू नदी। चंबल की एक और सहायक नदी देखी आपने बामनी नदी। ये चंबल की सहायक नदी याद रखना, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, बामनी। फिर बामनी के बाद में आपने एक और सहायक नदी देखी कुराल नदी। कुराल के बाद एक और सहायक नदी देखी ईज नदी। कौन सी? ईज। ईज के बाद देखी मेज
नदी। कौन सी नदी देखी? मेज। इसके बाद आपने देखी बनास नदी। कौन सी? बनास। अब मेज की भी एक सहायक नदी आपने पढ़ी होगी, मांगली। सिर्फ नाम रिमाइंड करवा रहा हूँ, फिर इनको एक डायग्राम में रख देंगे तो बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। और फिर मांगली की भी एक सहायक नदी आपने देखी होगी, घोड़ा पछाड़। तो ये दिमाग में नाम रखो। अब देखो बनास की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, क्लियर। बनास भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेसिन बनाती है, जैसे बेड़च नदी, और बेड़च की भी एक सहायक नदी है गंभीरी नदी। इसी तरह बनास की एक और मेनाल नदी, बनास की एक और कोठारी नदी। एक और सहायक नदी देखी होगी खारी नदी। एक और सहायक नदी देखी होगी मानसी नदी। एक और देखी होगी डाई नदी। एक और सहायक नदी देखी होगी, देखो ये है मानसी और ये है मानसी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, डाई। इसी तरह से एक और देखी होगी मोरेल नदी। फिर इस मोरेल की भी एक सहायक नदी आपने देखी होगी ढूंढ नदी, ठीक है। इसके बाद एक और देखी होगी आपने काली सील नदी। एक और देखी होगी आपने काली सील के जस्ट आगे देखोगे जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, चंबल और डाई, सॉरी सीप, डाई नहीं सीप, सॉरी सीप। तो इस तरह से ये आपने देखा बनास की सहायक नदियों, और ये आपके सामने पूरा है चंबल नदी बेसिन, क्लियर दोस्तों, जिसके अंतर्गत एक चंबल है, काली सिंध है, आऊ की पीपला, चंद्रभागा, परवन, निवाज, पार्वती, खून, बामनी, कुराल, ईच, मेज, मेज की मांगली, घोड़ा पछाड़, बनास, बेड़च, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, डाई, मानसी, मोरेल, ढूंढ, काली सिंध और सीप। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, क्लियर, जो अपना जल कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों में आगे यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो एक नदी और आती है बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी। और एक और छोटा सा बेसिन बनता है गंभीर नदी बेसिन, ठीक है। इसमें इस गंभीर नदी की 5 सहायक नदियां, जो करौली में पांचना बांध, जो मिट्टी का राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, गंभीर की, अटा नदी, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। ये पांचों नदियां मिलकर करौली जिले में पांचना बांध का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये पूरा का पूरा आपके सामने चंबल नदी, यहाँ अभी अपने नाम लिखा है। फिर इनका एक डायग्राम क्रिएट करेंगे तो उस डायग्राम में आपके दिमाग में एक एक बात सेट हो जाएगी, पूरा नदियों का डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह से देखो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है माही नदी बेसिन, क्लियर। फिर माही की सहायक नदियां आपके दिमाग में आनी चाहिए। माही की सहायक नदियों में एक तो सोम, एक और आनी चाहिए जाखम, एक और आनी चाहिए सोम जाखम, और ये मोरेन। कौन सी? मोरेन। देखो यहाँ है मोरेल और यहाँ क्या है? मोरेन। ये महत्वपूर्ण है माही की सहायक नदियाँ। इसी तरह से आप देखोगे दूसरी जो अरब सागर में जल ले जाने वाला बड़ा अफवाह तंत्र है वो है
लूनी नदी बेसिन। और लूनी नदी बेसिन में आप पढ़ोगे तो आप लूनी और उसकी सहायक नदियों का एक अपवाह तंत्र, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, खारी, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, सागी, खारी, जोजरी या जोजड़ी, जमाई, ये सब लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, जो अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। इसके अलावा देखो साबरमती नदी, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी आएंगी जो अपन पढ़ेंगे उस समय। इसके अलावा एक और नदी आएगी पश्चिमी बनास नदी। ये सब अपना जल कहाँ ले जा रही हैं? अरब सागर में। इसी तरह से दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की वे नदियां जो अपना जल किसी सागर महासागर में न ले जाकर राजस्थान के दौरों में विलुप्त हो जाती हैं, वो नदियां कौन कौन सी? महत्वपूर्ण, घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, काकनी ऐसे काकने भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसके अलावा देखो नदी, रूपा रेल के बाद आप देखोगे रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ के बाद आप मेंथा नदी, इसके अलावा साबी नदी, खारी नदी एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में भी आती हैं। तो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आपको ये सब नदियां पढ़ने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अपन डायग्राम बनाएंगे, एक एक नदी को सेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले चंबल नदी बेसिन पूरा डायग्राम बनाएंगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक बात आपको समझ में आएगी। बिल्कुल बराबर बने रहें। धन्यवाद।